नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप, या फिर जो लोग आरसी को नहीं जानते उनके लिए संदीप कुमार त्रिवेदी हाजिर हूँ आज 20 अप्रैल 2024 के दिन द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 275 लेकर के। तो दोस्तों, आज शुरुआत को सुनते ही आपको एहसास तो हो चला होगा कि आज की कहानी बेहद खास है, या यूं कहें कि आज का ये वीडियो बहुत खास है। और खास क्यों ना हो, आपने सुन ही लिया ना, 275 जब ये हमारा आज का पार्ट है, 275वां भाग है, तो फिर चाहे वो 25, 50, 100, 200 इसी तरह से 275वां अगर हो तो फिर वो खास क्यों ना हो भाई, बताइए जरा। और वैसे भी मैं तो अपनी तरफ से हर कहानी को ही खास बनाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन अब वो बात अलग है कि वो आपके लिए कितनी खास है या नहीं है। बहरहाल, इन दिनों की जो कुछ बहुत ही अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं उनको सुनकर के मन बड़ा अभिभूत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रतिक्रियाओं पर आज ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि कहानी खास है, तो आज जो खास बातें हैं वही आप सबको पहुँचाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो राहुल भाई की जो प्रतिक्रिया आई उसमें उन्होंने बेसिकली 3 बातें पूछी। 3 में से 2 बातों पर अंत में बात करूंगा। आज के दिन के महत्व पर भी बात करूंगा अंत में। और आज 275वां भाग अगर खास है तो फिर वो खास क्या है, बस सुनते रहिए, अंत तक पता चल जाएगा क्या खास है। लेकिन उससे पहले रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें। और हाँ, आज एक बात याद आई मुझे। अब तक तो मैं आप सबसे कहता आया हूँ कि द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब में ऐसा कुछ है नहीं जिसको आप शेयर करें यहाँ वहाँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा मन ऐसा कह रहा है कि बिना मेरे कहे ही, बिना अपना पराया समझे, बिना किसी और मुद्दे पर जाए, आप आज की इस कहानी को शेयर करने के लिए स्वतः ही मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि आज इस कहानी में पहली बार कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो व्हाट्सएप पर तो बहुत ज़्यादा वायरल हुई लेकिन यूट्यूब पर शायद नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग खुद ही इस कहानी को शेयर ज़रूर करेंगे। तो अब देखते हैं मेरी उम्मीद पे आप सब खरे उतरते हैं या नहीं। हालांकि इसको मुझे लगता है इस तरीके से कहना चाहिए कि दरअसल मेरी इतनी सारी बातें आपकी उम्मीदों पर खरी उतरती हैं या नहीं है। मैंने तो कह दिया फ्लो में, तो अब ये तो खैर बाद में ही पता चलेगा कि इस कहानी का हश्र भी हर एक कहानी की तरह होगा जिसमें 40-50 व्यूज़ होते हैं या फिर 400-500 व्यूज़ होंगे। ये सब आपके हाथ में है। जो 40-50 साथी सुनते हैं बेसिकली उनके हाथ में है। अगर आपको 40-50 साथियों पसंद आए तो फिर कुछ नहीं तो आप ही शेयर, मुझे लगता है, करने के लिए सोचेंगे ज़रूर एक बार। बहरहाल, बात करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो इन दिनों में, तो मैंने ये कहा था कि शनिवार को अगर मौका मिला तो मैं जिस रीडर की बात कर रहा हूँ, हिमांशी बागमार, उसकी कुछ बेहद ख़ास प्रस्तुतियाँ इस कहानी में लेकर के आऊँगा। तो आज शनिवार भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है और 275वां भाग भी तो है। तो फिर पहले मैं आपको वो एक कविता सुनाता हूँ जो व्हाट्सएप पर, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि हज़ारों लोगों ने सुना। यहाँ तक कि हमारे दृष्टिबाधित साथियों ने सुना, यहाँ तक कि ऐसे साथियों ने भी सुना जो रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप को पसंद नहीं करते थे या रिकॉर्डिंग क्लब के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि ऐसे साथियों ने भी सुना जो किसी और समाज से संबंधित हों या फिर मुख्य धारा के ही लोग क्यों ना हों, और उन लोगों ने भी उसे शेयर किया। और मैं बिना तथ्यों के बात तो आपको पता करता नहीं हूँ, जो रिकॉर्डिंग क्लब को सुनना नहीं चाहते थे। बहरहाल, तो ये जो कविता है ये हम सब से जुड़ी हुई है और ये रिकॉर्डिंग क्लब के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, यानी चौथी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 20 मई 2020 को हिमांशी बागमार द्वारा ऑडियो की शक्ल में भेजी गई थी। तो पहले आप सुनिए, फिर उसके बाद इस कविता पर और आगे का एक और जो ख़ास आज इस कहानी में होने वाला है
उस पर बात करेंगे। चलिए पहले आप इस कविता को सुनिए जरा, हिमांशी बागमार की आवाज में। नमस्कार साथियों, मैं हिमांशी भागमार, रिकॉर्डिंग क्लब की न्यू रीडर और बीएड सेकेंड ईयर की स्टूडेंट, आज पहली बार आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। साथियों, मैं अभी हाल ही में जनवरी 2020 से रिकॉर्डिंग क्लब से जुड़ी हूँ। आप सभी ने मुझे सामान्य ज्ञान की पत्रिकाओं में सुना होगा, जैसे कि सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मेरे कार्य से संतुष्ट होंगे और जो भी कमियाँ रही हैं अभी तक, मैं कोशिश करूँगी कि भविष्य में उन्हें सुधारूँ। साथियों, आज मैं आप सभी के बीच मेरी एक कविता साझा करना चाहूँगी। ये मेरे जीवन की पहली कविता है जो आप सभी पर आधारित है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कविता आपसे आपका परिचय काफ़ी हद तक ज़रूर करवाएगी। तो प्रस्तुत है मेरी ये कविता, जो कि मेरे जीवन के अनुभवों पर आधारित है। शुरू करती हूँ, कुछ भूल हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। कि वो कहते हैं हम देख नहीं सकते, वो कहते हैं हम देख नहीं सकते, फिर कैसे मन वो पढ़ लेते हैं। बिन आंखों के भी कैसे स्वप्न वे देख लेते हैं। कांटों भरे इस जीवन पथ पर मुस्कुराहट लिए चलते हैं। पल भर की एक मुस्कान से ही दिलों में घर कर लेते हैं। वे कहते हैं हम देख नहीं सकते, फिर कैसे मन वो पढ़ लेते हैं, फिर कैसे मन वो पढ़ लेते हैं। एक रोज जो निकली मैं घर से, सड़क पर मुझसे वे टकरा गए। मैं श्रेष्ठ हूं इस वहम को मेरे वे तीनों झुटला गए। घबरा गई देखकर उन्हें मैं सड़क पार करते हुए। एक दूजे का हाथ थामकर वे निकल पड़े हंसते हुए। आज के इस कलयुग में जहां हम अपनी मैं में चलते हैं, वहीं आज ये पगले एक दूजे का सहारा बनते हैं। ना समझना कमज़ोर इन्हें, ना पालना ऐसी गलतफहमी। अरे देखते हो केवल जिन्हें तुम, महसूस उन्हें वे कर लेते हैं, महसूस उन्हें वे कर लेते हैं। वे कहते हैं हम देख नहीं सकते, फिर कैसे मन वे पढ़ लेते हैं, फिर कैसे मन वे पढ़ लेते हैं। रात में बिजली के जाने पर हम मिट्टी का दिया जलाते हैं। हर ओर अंधेरा छाने पर हम क्यों घबरा से जाते हैं। अंधेरा है जिनके लिए जिंदगी, अब उसका वे क्या करे। उस अंधेरे की रोशनी में वे अपना घर बसाते हैं। डरती है दुनिया जिससे, उसे वे अपनाते हैं। चेहरे पर मुस्कान लिए वे आगे बढ़ते जाते हैं। इतनी हिम्मत ना जाने कहाँ से वे बटोर लेते हैं। हमसे कभी ना होगा शायद, वे कैसे कर लेते हैं, वे कैसे कर लेते हैं। वे कहते हैं हम देख नहीं सकते, फिर कैसे मन वो पढ़ लेते हैं, फिर कैसे मन वो पढ़ लेते हैं। चलो आज मैं मेरे जीवन का एक किस्सा तुम्हें सुनाती हूँ। उनकी खास योग्यता का एहसास तुम्हें करवाती हूँ। एक दिन मंच पर आई थी मैं अपनी प्रस्तुति देने, अपने मन की बातों को सब लोगों को कहने। कहा था मैंने, सुना था सबने, समझा केवल उसी ने था। जो सुन सकता था, कह सकता था, पर देख नहीं वो सकता था। मेरी उस कविता को अपने में आत्मसात करते गए, वाह वाह कहते हुए मेरा हौसला वे बढ़ाते गए। उस दिन वे अध्यापक एक पाठ मुझे पढ़ा गए। नेत्रहीन का सही अर्थ वे मुझे सिखला गए।
नेत्रहीन नहीं है वो जो देख सकता है नहीं। नेत्रहीन नहीं है वो जो देख सकता है नहीं। नेत्रहीन है वो केवल जो पढ़ सकता है मन नहीं। समझ नहीं पाई मैं कैसा ऐसे वे कर लेते हैं। समझ नहीं पाई मैं कैसा ऐसे वे कर लेते हैं। सुनते हैं सब बात हमारी और समझ वो लेते हैं, और समझ वो लेते हैं। वो कहते हैं हम देख नहीं सकते, फिर कैसे मन वो पढ़ लेते हैं। फिर कैसे मन वो पढ़ लेते हैं। फिर कैसे मन वो पढ़ लेते हैं। धन्यवाद साथियों। आप सभी को समर्पित ये मेरी एक छोटी सी कविता थी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी। कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा। और इसी के साथ मैं रिकॉर्डिंग क्लब की तरफ से, जिसका उद्देश्य है पढ़े पढ़ाएं कुछ सीखें और सिखलाएं, की धारणा के साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी ये कविता? खैर, आपके कमेंट्स, आपकी प्रतिक्रियाएं या फिर आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही हमें बता देगा कि वाकई में आपको ये कविता बेहद पसंद आई है। बहरहाल, आप कहानी पर प्रतिक्रिया दें या ना दें, इस कविता पर चाहे पहले सुनी हो या फिर आज दोबारा सुनी हो, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तो कविता लिखने का बड़ा ही निराला अंदाज हिमांशी का, और मैंने कहा था ना आपसे कहानी में एक दिन कि इस लड़की का भविष्य मुझे बहुत उज्जवल नज़र आता था। हालांकि अब चूंकि मैं संपर्क में नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। हो सकता है और ज़्यादा उज्जवल हो गया हो रिकॉर्डिंग क्लब छोड़ने के बाद, कुछ भी हो सकता है होने को। तो खैर, बार बार वही पूछ रहा हूँ कि कविता कैसी लगी, लेकिन आप कैसे बताएंगे? अभी तो एक तरफा मामला चल रहा है ना, अभी तो मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोग तो खाली सुन ही रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपको इतना तो यकीन होगा कि मैं कोशिश करता हूँ प्रतिक्रियाएं जैसे संभव हो सुनूं। याददाश्त कमज़ोर है, मगर जितना याद हो रह सके उसको याद रख करके जवाब देने का भी प्रयास करता हूँ। चलिए, तो अब बात करते हैं उस प्रस्तुति की या उस ऑडियो की, जो ऑडियो दरअसल जो बात 20 मई 2020 को रिकॉर्डिंग क्लब ने अपना, कहना चाहिए कि पहला ऑनलाइन प्रोग्राम जारी किया था 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, और वहाँ पर उन्हें बात अपनी रखनी थी, लेकिन नेटवर्क की खराबी की वजह से वो अपनी बात नहीं रख पाई। तो उसके बाद उन्होंने वो प्रतिक्रिया की शक्ल में वो ऑडियो भेजा था, और अब मैं आपको वो सुनवाता हूँ। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। और ये दोनों ही ऑडियो, चाहे कविता का हो चाहे अब जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, दोनों ही ऑडियो बिल्कुल ओरिजिनल उसी समय के हैं। अगर मैं चाहता तो उसमें कुछ एडिटिंग भी कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, वो जिस रूप में आए हैं, जैसे आए हैं, जिन शब्दों के साथ आए हैं, वो वैसे ही आपके सामने भी आने चाहिए। और कहानी का उद्देश्य भी तो यही है कि जितना हो सके उतना हूबहू आप सबको बताया जाए, सुनाया जाए। लेकिन एक बार फिर, अगर कविता अच्छी लगी हो या रिकॉर्डिंग क्लब का कोई भी प्रयास अच्छा लगता हो, जो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं शेयर। बहरहाल, चलिए सुनते हैं अब एक और ऑडियो। नमस्कार, मैं हिमांशी बागमार, रिकॉर्डिंग क्लब की लीडर। रिकॉर्डिंग क्लब के सभी सदस्यों और आज के कार्यक्रम में शामिल सभी सदस्यों को प्रणाम करती हूँ। और एक बार फिर रिकॉर्डिंग क्लब की 4थी वर्षगांठ पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज नेटवर्क की खराबी के चलते मैं अपनी बात रख नहीं पाई, तो इस ऑडियो के ज़रिए मैं रिकॉर्डिंग क्लब से जुड़ने से लेकर अब तक के मेरे कुछ अनुभव हैं जिन्हें साझा करना चाहती हूँ। साथियों, आप सभी जानते हैं कि मैं बीएड सेकेंड ईयर में अध्ययनरत हूँ और साथ में कॉम्पिटिशन्स, एग्ज़ाम्स की तैयारी करती हूँ और होम ट्यूशन्स भी लेती हूँ। और अभी हाल ही में जनवरी 2020 से मैं रिकॉर्डिंग क्लब से जुड़ी हूँ।
रिकॉर्डिंग क्लब से जुड़ना कुछ इस तरह हुआ कि बीएड सेकेंड ईयर में जब हमें इंटर्नशिप के लिए स्कूल अलॉट की गई तो तभी मुझे माखुपुरा में जो गवर्नमेंट स्कूल है वो अलॉट हुआ और वहाँ संदीप सर जी से मिलना हुआ। और मुझे याद है कि जो बाल सभा आयोजित होती है तो एक दिन एक बाल सभा में मुझे भी मेरी कुछ प्रस्तुति रखने का मौका दिया गया और तब मैंने एक कवि विकास बंसल जी के एक कविता है कि तुम मुझको कब तक रोकोगे, बहुत ही इंस्पिरेशनल कविता है, मेरी पसंदीदा कविता, वो मैंने वहाँ उसकी प्रस्तुति दी थी। तब जिस अंदाज में मैंने प्रस्तुति दी उस दिन संदीप सर जी को बहुत पसंद आई और उन्हें लगा कि मेरी आवाज़ में कहीं ना कहीं वो बात है जो वो एक अच्छे रीडर में ढूंढते हैं। और उसके बाद उन्होंने मुझे इस क्लब के बारे में बताया, ये बताया कि किस लिए रिकॉर्डिंग होती है, किस तरह होती है और एक रिकॉर्डिंग भी सुनाई। और वो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमेशा से कुछ ऐसा काम करने की इच्छा थी मन में। तो एक बहुत ही अच्छा अवसर था मेरे लिए और बहुत खुश हुई मैं उस दिन इस काम के बारे में सुन के। लेकिन समस्या ये थी कि कब करें और कैसे करें, क्योंकि समय नहीं था इतना, क्योंकि कॉलेज था, कॉलेज भी जाना होता था, सुबह जाना शाम को आना, शाम को आने के बाद फटाफट ट्यूशन पढ़ाने जाना किसी के घर पे और फिर रात को 8 बजे आना, तो टाइम नहीं मिलता इतना। तो ये समस्या थी कि कब करें। तो सर ने फिर बताया कि आप घर पर बैठ के भी कर सकते हो, वहाँ आने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, जब भी आपको समय मिले, जितना भी मिले, आधा घंटा 1 घंटा, समय की कोई इश्यू नहीं है। तो फिर ये तो अच्छा ही था। फिर घर पर बात की और उसके बाद मैंने ये काम करना शुरू किया। याद है मुझे 31 जनवरी 2020 को मैंने मेरी पहली रिकॉर्डिंग की थी और ये भी याद है कि जब वो पहली रिकॉर्डिंग की तो उसे 10 बार मैंने डिलीट किया था क्योंकि वो रिकॉर्डिंग मुझे परफेक्ट लग ही नहीं रही थी। उसमें कोई ना कोई, कभी आसपास का शोर, कभी शब्दों का गलत उच्चारण, सबसे ज़्यादा मुझे इन 2 चीज़ों ने परेशान किया था। तो कम से कम मैं 2-3 घंटे में परेशान हुई थी वो 15 मिनट की रिकॉर्डिंग करने को। तब पता पड़ा ये काम जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। तब सर को कॉल लगाया, सर से बात की, फिर सर ने समझाया कि इस तरह करो। फिर धीरे धीरे शुरू किया, धीरे धीरे करके इस काम को मैंने समझा और तब इस काम को मैंने अपनाया और इस काम ने मुझे, तो इस तरह शुरू हुआ ये काम मेरा। और एक बात है जो शेयर करना चाहूँगी, एक सीख मुझे इस काम से मिली है, जो इस काम को करते करते मैंने सीखा। मैंने ये देखा कि, और ऐसा ही शायद बाकी रीडर भी अनुभव करते होंगे, कि जब भी हम कुछ रीड करते हैं, जब भी कोई बुक रीड करते हैं, तो 2 तरीके होते हैं। एक कि हाँ हमें ये रीड करना है, हमने एज इट इज़ उसको रीड कर लिया, और एक दूसरा ये कि आप इस तरह रीड करो कि आप किसी को कुछ समझा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो। और ये दूसरा तरीका इतना अच्छा है कि ये खुद के लिए तो बेनिफिशियल है ही, आप जिनके लिए ये काम कर रहे हो ये उनके लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को समझकर पढ़ते हैं, वो कहते हैं ना आत्मसात करके पढ़ना, तो उससे हमारा ये फ़ायदा है कि हमें वो याद रहती है। और मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। तो जब मैंने एक रीड करना और एक समझ के रीड करना जब मैंने शुरू करा, तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा इस काम में। और जब इंटरेस्ट आने लगा तो मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, और वो रिकॉर्डिंग इनसे बहुत बेहतर थी जो मैंने पहले, जो मैं डायरेक्टली रीडिंग करती थी उससे। और ये भी लगा कि जो मैं समझ के रीडिंग कर रही हूँ, जो मैं समझ के पढ़ रही हूँ, इस तरह पढ़ रही हूँ कि जैसे मैं किसी को कुछ समझा रही हूँ, तो वो सुनने वाले के लिए भी बहुत इफेक्टिव हो जाती है। उसके लिए भी वो एक बोरिंग सी रिकॉर्डिंग ना बनकर एक इफेक्टिव रीडिंग बन जाती है कि हाँ उसको भी इंटरेस्ट आता है। तो अगर मैंने इससे ये सीखा कि अगर हम किसी काम को जहन से करते हैं,
तो वो काम निखर के आता है, और जिनके लिए करते हैं उनके जहन में वो ज़रूर उतरता है। तो ये छोटी सी सीख, छोटी सी नहीं बहुत बड़ी सीख मुझे इस काम से मिली, जिसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ संदीप सर जी का और मैम का कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। हालांकि मैं बहुत कम समय दे पाती हूँ, थोड़ा लेट काम आता है मेरा, थोड़ी परेशानियों के चलते, प्रॉब्लम्स के चलते नहीं कर पाती हूँ। फिर भी सर मुझे कभी कुछ कहते नहीं हैं, उन्होंने मुझ पर छोड़ रखा है मैं किस तरह करूँ। मैं 1 घंटा दे पाती हूँ, कभी कभी एक दिन में वो भी नहीं आ पाता है, फिर भी सर मुझे कभी कुछ कहते नहीं हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू सर आपका और मैम का भी, आपके सपोर्ट का, और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दी है। मैं बहुत खुश हूँ आज इस रिकॉर्डिंग क्लब का हिस्सा बनके, और इतना सीखा है मैंने बहुत। और अब मैं अंत में वही कविता जो मैंने बाल सभा में कही थी कवि विकास बंसल की, उसकी कुछ पंक्तियां मैं यहाँ कहना चाहूँगी, और इसलिए कहना चाहूँगी कि अपने सभी साथियों को समर्पित करते हुए कि ज़िंदगी में अगर कभी भी लगे कि हम टूट रहे हैं, कि अब हार चुके हैं या अब मुसीबतें हमसे बड़ी होने लगी है, तो अब सिर्फ अपनी मुसीबतों को ये कहना और कुछ नहीं कहना, मेरा विश्वास है कि वो मुसीबतें ज़्यादा देर नहीं टिकने वाली। उन्हें सिर्फ इतना कहना कि तुम मुझे कब तक रोकोगे, रोको तुम मुझे कब तक रोकोगे, मैं नहीं रुकने वाला, मैं नहीं रुकने वाली। तो उन्हीं को समर्पित कुछ ये पंक्तियां कहना चाहूँगी कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं मैं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकर फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। हालातों की भट्टी में तुम जब जब मुझको झोंकोगे, तब तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ, और रिकॉर्डिंग क्लब को, संदीप सर को, मैम को और आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं 4थी वर्षगांठ के लिए, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि आप सभी ने मेरी कविता को जिस तरह सराहा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में जो हार्दिक सर और श्रद्धा मैम, इनका जो गीत था वो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम, थैंक यू आप सभी का। चलिए, तो फिर वही बात, उम्मीद है आप सबको आज की ये कहानी का ये विशेष भाग 275वां भाग पसंद ज़रूर आया होगा। अब हमारे प्रिय मित्र, मेरे अनुज, मेरे अच्छे साथी भाई राहुल सिन्हा जी का एक और प्रतिक्रियात्मक संदेश मिला। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। और आज एक भूल सुधार भी करता हूँ, राहुल भाई ने जो मुझे बताया मैसेज में, उनकी ही सिस्टर हैं दृष्टिबाधित, जो झारखंड से हैं दरअसल। बिल्कुल, मैंने एक बार नाम ले लिया था छत्तीसगढ़। और सरिता जी का आज एक बार फिर मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, हालांकि मैं उनसे परिचित वैसे नहीं हूँ, लेकिन राहुल भाई ने बताया कि वो उनकी सिस्टर हैं। तो सरिता जी भी कहानी सुनती हैं, कहानी अच्छी लगती है। तो बस क्या कहूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। आप सबका जो भी सुनते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और ख़ासकर राहुल, सरिता, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब राहुल भाई ने पुनीत शर्मा जी के बारे में पूछा था, तो पुनीत जी का जवाब तो मैं कल दूंगा। हाँ, और एक बात और याद आ गया मुझे, कहानी कल मैंने जहाँ समाप्त की थी उस पर बात भी
कल ही हो पाएगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि कल कुछ और कहा था इस बंदे ने, आज पता नहीं और कौन सी रामायण सुना रहा है। तो बस आज 275 अब भागे, और मैंने आपसे कई दिनों से कह ही रहा था कि शनिवार को अगर संभव हुआ तो कुछ खास लेकर के आऊँगा, और फिर अभी हिमांशी का मामला ताज़ा ताज़ा चल ही रहा है, इसलिए मुझे लगा इसको यहीं आज समेट दिया जाए, जो भी कुछ सुनाना है आप सबको वो सुना सुनू के। तो इसलिए खैर, राहुल भाई आपने पूछा एक तो कि किन संकेतों से आपको ये पता लगा कि भाई जो है वो ऐसा कुछ है वैसा कुछ है, जो भी मैंने कहा हिमांशी के बारे में। तो मैं संकेतों के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वही बात मजबूरियां और मर्यादाएं आड़े आ जाती हैं। लेकिन हाँ, जानकारी बिल्कुल दुरुस्त थी, जो भी जानकारी थी, जिस भी तरह की जानकारी थी। और फिर उसके बाद में उन्होंने भी बताया कि भाई परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं, वो कर नहीं पा रही, और हम भी इस उधेड़-बुन में थे ही कि अब जो है इनको विदा करना है। तो राहुल भाई आपने जो बात कही थी कि वो अनुमान नहीं था, अनुमान तो कतई नहीं था। एक तो आपने कहा कि क्या वो अनुमान मात्र था, नहीं, अनुमान वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन जो भी था, जैसा भी था, वो मैं उसके बारे में अब ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में दरअसल हूँ नहीं। और वैसे भी रात गई बात गई, सावन की बरसात गई। अब तो ज़िंदगी चलने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है, और कभी हंसते कभी रोते, बढ़ना सुबह और शाम है। तो फिर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे आगे और करते जाएंगे बातचीत, कुछ आपकी और कुछ हमारी, सुनते सुनाते जाएंगे। तो फिलहाल तो यही कहानी है हिमांशी बागमार। बहरहाल जो उनका योगदान रहा, जितने भी समय के लिए रहा, और जो प्रतिभा उन्होंने अपनी प्रदर्शित की हमारे परिवार के सभी साथियों के सामने, रिकॉर्डिंग क्लब परिवार के सभी साथियों के सामने, मुझे लगता है उस पर बात ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर चर्चा ज़्यादा करने से कोई मतलब नहीं है। बहरहाल आज की कहानी ये थी, और अब कल फिर बात करेंगे उसी मुद्दे पर, जो कैसे हम सेल्समैन बने और वो कौन शख्स थे, और आखिरकार उसका भी क्या परिणाम हुआ, कैसा हुआ, क्यों ऐसी नौबत आई, वो सब विस्तार से बात करेंगे। बहरहाल आज 20 अप्रैल है। हाँ, अमेरिका का एक शहर है, विश्व के बड़े शहरों में उसकी गिनती होती है, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क ने अपना संविधान या अलग राज्य की जो घोषणा थी वो आज ही के दिन 20 अप्रैल 1777 को की थी। तो यानी न्यूयॉर्क शहर अस्तित्व में आज ही के दिन आया था, यूं मान करके चलिए आप। हाँ, अगर मैं आपसे बात करता हूं प्रथम विश्व युद्ध की, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो बहुत ज़्यादा शायद बातें आपके जहन में ना आए, या हो सकता है बहुत ज़्यादा नाम आपके जहन में ना आए। अगर मैं बात करता हूँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, द्वितीय विश्व युद्ध की, तो फिर निसंदेह कुछ नाम आपके जहन में आएंगे, मसलन मुसोलिनी, चर्चिल। तो इसी प्रकार का एक नाम है, अब आप समझ ही गए होंगे, अडोल्फ हिटलर। अक्सर क्लास में जब किसी टीचर से ज़्यादा ही परेशान होते हैं तो फिर हिटलर की संज्ञा दी जाती है उसको। बहरहाल, तो अडोल्फ हिटलर का जन्म आज के दिन 1889 में 1889 में हुआ था। बाकी तो आपको उसके बाद की तो कहानी सब मालूम ही है। ममता कुलकर्णी एक जानी मानी अभिनेत्री रही हैं, अपने काफ़ी बोल्ड सीन्स के लिए वो जानी जाती हैं। उनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ था, 20 अप्रैल 1972 को। और जो लोग बांसुरी के दीवाने हैं उनके लिए भी आज इतिहास में गोता लगाने का दिन है। कैसे? बांसुरी को खासकर शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्धि दिलवाने वाले स्वर्गीय श्री पन्नालाल घोष जी, जिनका मूल नाम अमर ज्योति घोष था, जो अलाउद्दीन खां साहब के शिष्य भी रहे हैं। तो आज ही के दिन 20 अप्रैल 1960 में पन्नालाल घोष जी का निधन हो गया था। तो
जो लोग शास्त्रीय संगीत को और संगीत को और ख़ासकर वाद्य यंत्रों को और ख़ासकर बांसुरी वादन को बखूबी समझते हैं, उन्हें तो पन्नालाल घोष जी का नाम लेते ही उनके बारे में जो कुछ बातें हैं वो याद आ गई होंगी। बाकी उनके बाद में फिर मेरे ख्याल में हरि प्रसाद चौरसिया जी, उनका भी नाम बड़ा हुआ। और एक संगीतकार जोड़ी भी उन्होंने बनाई थी शायद शिव हरि के नाम से, शिव कुमार शर्मा या और हरि प्रसाद चौरसिया, ऐसे ही कुछ है शायद। और ख़ासकर अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो सिलसिला फिल्म में म्यूज़िक जो दिया था वो इन्होंने ही दिया था। खैर वो बात एक अलग है, लेकिन पन्नालाल घोष जी जो बांसुरी के लिए जाने जाते हैं, उनका आज निधन हुआ था। तो चलिए आज इतना ही। बाकी कुछ और बातें अगर आपको याद हो, मालूम हो, तो आप लोग बताइएगा। मेरे पास जो जानकारियाँ थी वो मैंने आप सबको सुना दी। और आज की कहानी कैसी लगी उस पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा। कुछ नहीं तो जो लोग सुनते हैं आप ही दीजिएगा। चलिए फिर अपना बहुत ध्यान रखिएगा और मिलते हैं फिर किसी और मैसेज में। धन्यवाद।